हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिच एकेडमी। और आज देखिए हम जो टॉपिक कर रहे हैं, आज हम एक ही टॉपिक करेंगे। यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड सालों से ही टॉपिक इंपॉर्टेंट रहा है। इसकी चर्चा बहुत बार होती रही है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं जो नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा, और किस तरह से ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, मतलब व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? वन कंट्री वन रूल। ठीक है, वन कंट्री वन रूल की बात यहाँ पे कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हर एक रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के, रिलीजियस कम्युनिटीज़ के अलग अलग रूल्स है। तो वहाँ पे हम कह रहे हैं वन कंट्री वन रूल। अब कह रहे हैं द टर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एक्सप्लिसिटली मेंशन इन पार्ट 4 आर्टिकल 44 ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली ये हमारी DPSP में मैंशनड है। DPSP का आर्टिकल नंबर 44 जो है वो डिस्कस करता है कि देयर शुड बी ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। DPSP स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आर्टिकल 44 क्या बोल रहा है? द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। ये कह रहा है कि ट्राई करना चाहिए इसको अचीव करने का, लेकिन साथ साथ आर्टिकल 37 जो DPSP का बोलता है कि जो ये हमारे DPSPs हैं, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाई एनी कोर्ट। हालांकि DPSPs इनके अंदर साफ साफ ये भी मेंशन्ड है कि दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो मतलब है इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं बनाते टाइम दिमाग में चल रहा है जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, है ना। तो मे बी उस टाइम नहीं हो पाया, लेकिन आज शायद हमें इसके लिए एफर्ट डालना चाहिए और हमें इसको करना चाहिए इम्प्लीमेंट। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसका मतलब ये कि जो सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, शैल बी ट्रीटेड इक्वली अकॉर्डिंग टू अ नेशनल सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड या नेशनल सिविल कोड वही बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म एप्लीकेशन होनी चाहिए इसकी, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री, है ना। और इसके अंदर एरियाज क्या क्या कवर होंगे, जैसे मैरिजेस है, डिवोर्स है, मेंटेनेंस है, शादी के बाद जो मेंटेनेंस है, इनहेरिटेंस है कि किस तरह से, एडॉप्शन, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारी बातें हैं। और ऐसा नहीं है कि देश में इसके लिए अभी तक कानून नहीं बने हैं, ग्रेजुअली कानून बनते आए हैं और धीरे धीरे इसके अंदर चेंजेस आते रहे हैं। एक ही स्टेट ऐसा है, गोवा, जिसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी भी लागू है। और एक्चुअली ये पोर्चुगीज सिविल कोड था 19वीं सेंचुरी से, और वो अभी तक भी हटाया नहीं गया है, तो कंटिन्यू है। और यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें तो मुस्लिम्स को भी यहाँ पे पॉलीगैमी अलाउड नहीं है यहाँ पे। उसका देख जो है बायस्ड भी है थोड़ा, जैसे हिंदू के लिए ऐसा बोलता है कि बाईगैमी हो सकती है, हिंदू में बाईगैमी हो सकती है अगर जो वाइफ है, जो फीमेल है, वो मान लीजिए 25 साल तक एक कोई बच्चा उसके नहीं हो पाए तो बाईगैमी अलाउड है। और अगर मान लो 30 साल तक एक मेल चाइल्ड ना हो पाए तो बाईगैमी अलाउड है हिंदूज़ के अंदर। बट स्टिल गोवा इज़ द ओनली स्टेट विच इज़ हैविंग अ कॉमन फैमिली लॉ, और इसी को हम सिविल कोड की बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए, इसका बनाते टाइम भी इंपॉर्टेंस थी, इसमें ये नहीं था कि बनाते टाइम इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, दे वांटेड टू डू दिस, दे वांटेड टू पुश फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट इन्होंने इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया, क्योंकि अभी भी अपोजिशन थी काफ़ी ज़्यादा, जो फंडामेंटलिस्ट ऑर्थोडॉक्स लोग थे उनसे, और कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अवेयरनेस की कमी थी, मासेस में अवेयरनेस की कमी थी। तो इनको लगा ठीक है, अभी इसको सिर्फ एक DPSP में डाल देते हैं और मे बी लेटर ऑन वी कैन ऐड दिस, राइट। तो ये बात के लिए छोड़ दिया गया था, वो बात का समय आता ही नहीं है। तो ये अभी तक जो हो चुके हैं, देखिए एक्ट्स, जैसे आज के सक्सेशन एक्ट आया था, इसके अंदर पहले क्या था कि फीमेल्स को अलाउड नहीं था इनहेरिटेंस के, मतलब प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना, यहाँ पे फीमेल्स को अलाउ कर दिया गया था। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वो डिटेल में हिंदू की मैरिजेस किस तरह से रह सकती है, पॉलीगैमी जैसे बोल दिया था नॉट अलाउड है। माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, कौन कौन गार्डियंस बन सकते हैं, किस किस तरह गार्डियंस बन सकते हैं, इसके अंदर वो डिस्कशन थी। उसके बाद अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, कि वाइफ की मेंटेनेंस के हिसाब से, या किसी को आप अडॉप्ट करना चाहते हो तो जैसे ऐसे बताता है कि मेल फीमेल अगर दूसरे जेंडर को जब अडॉप्ट कर रहे हो तो कम से कम 21 ईयर्स का गैप होना चाहिए। इस तरह की बातें इन सब एक्ट्स के हैं। फिर उसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट एज के हिसाब से आया था कि, और साथ में ये भी कर रहा था कि कोई भी जाति धर्म के आपस में कोई भी शादी कर सकता है, इस पर कोई बैन नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक बड़ा स्पेशल केस यहाँ पे मेंशन करने लायक है, दैट इज शाह बानो केस। ये फीमेल थी, शी वॉज इन 70s, ओल्ड लेडी थी और मुस्लिम थी। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था कि मुझे जो है मेंटेनेंस चाहिए मेरे हस्बैंड से, क्योंकि उनको डाइवोर्स दे दिया गया था 3 तलाक के सिस्टम से, तो उन्होंने मेंटेनेंस के लिए कहा था। अब जो सेक्शन 125 है वो ये बोलता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का कि हर मेल को, या हर मतलब हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देनी चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, अगर आप यहाँ हमारे पास आए तो सुप्रीम कोर्ट ने यस मेंटेनेंस दी जाए। तो उसके बाद बड़ा अप्रोर हुआ, क्योंकि जब कोर्ट में उसको बुलाया गया जो इसके हस्बैंड थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने मुस्लिम लोग के हिसाब से सारे जितने भी
जो पॉसिबल काम थे वो मैंने किए थे, क्योंकि मुस्लिम लॉ बोलता है कि सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही आप उसको मतलब यू हैव टू टेक केयर। तो इद्दत पीरियड इज़ लाइक दैट, डिपेंड्स लूनर कितना मंथ है उसके हिसाब से, लूनर मंथ के ऊपर डिपेंड करता है, तो शायद वो 90 डेज़ के आसपास रहेगा 3 इद्दत पीरियड के हिसाब से। तो इन्होंने कहा कि मैंने तो पूरा किया है। अब यहाँ पे बड़ी डाइसी सिचुएशन आ गई और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट थी वो प्रेशर में आ गई। तो तब उन्होंने राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ डिवोर्स, मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में इस एक्ट ने मुस्लिम वुमेन को परेशान ही किया। इस एक्ट के अंदर ये बोल दिया गया कि सेक्शन 125 एप्लीकेबल नहीं है मुस्लिम वुमेन के लिए। हाँ, और साथ में ये बोला कि अगर मान लो मेल और फीमेल दोनों मुस्लिम हैं बट वो चाहते हैं सेक्शन 125 के अंडर केस डालना, तब जो है कोर्ट फीमेल को मेंटेनेंस दे सकता है। तो कहीं ना कहीं जो ये पहले जो इन्होंने डिसीजन दिया था शाह बानो केस में, उसको डाइल्यूट कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए बात आ रही है कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है फेवर में सिविल कोड के। तो हम क्या क्या बता सकते हैं इसके अंदर कि ऐसा अच्छा क्यों होगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। तो पहले हम बोल रहे हैं इट विल इंटीग्रेट इंडिया। इंडिया इज़ अ कंट्री विद मैनी रिलीजियस कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगी, इन सभी चीज़ों की इंटीग्रेशन होगी, तो पूरा इंडिया भी इंटीग्रेटेड फील करेगा। उसके बाद बोल रहा है विल हेल्प इन रिड्यूसिंग वोट बैंक्स इन पॉलिटिक्स, क्योंकि बार बार इस चीज़ के ऊपर आता है कि हमारी जो पार्टी है वो यूसीसी लेके आएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी, तो आप लोग हमें वोट दीजिए। तो कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो वोट बैंक का पॉलिटिक्स है उसको कम करेगी। उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट, पर्सनल लॉज आर अ लूप होल, कि अभी जो लॉज चल रहे हैं उसमें बहुत लूप होल्स हैं, तो उनको ठीक कर देगा ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड चेंज दैट, राइट। जो लूप होल्स हैं उनको ठीक कर देगा। नेक्स्ट बोल रहा है साइन ऑफ अ मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशन। देखिए कहीं ना कहीं ये बात मानी जाती है कि नेशन शुड मूव अवे फ्रॉम कास्ट एंड रिलीजियस पॉलिटिक्स। अब नहीं होना चाहिए कि ये जाति ये धर्म उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यूसीसी ले आए तो नेशन वुड बी अ मोर प्रोग्रेसिव नेशन, राइट। उसके बाद हम ये मानते हैं कि जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो कहीं ना कहीं राइट्स टू वुमेन ज़्यादा बढ़ जाएंगे, राइट्स टू वुमेन बढ़ जाएंगे। जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया शाह बानो केस, फीमेल जो थी मुस्लिम लेडी, तो उनके साथ देखिए 3 तलाक का भी सिस्टम ग्रेजुअली हटा ही दिया है। तो एक सिविल कोड जो है कहीं ना कहीं विमेन को ज़्यादा एम्पावर करेगा, है ना। सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं है, जो हिंदू विमेन है उनके लिए भी कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट बढ़ जाएगी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहा है ऑल इंडियन शुड बी ट्रीटेड द सेम। देखिए यहाँ पे एक्चुअली शुरू से यही होता आ रहा है, जो ये अलग अलग धर्म के कानून वानून बने, ये मेनली जो हम कॉलोनाइज थे तब ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया था। तो शायद अब वो टाइम आ चुका है कि वी मस्ट स्विच, है ना। अब हम सारे इंडियंस जो है सेम ट्रीटेड किए जाएं, तो सेम लॉ होने चाहिए मैरिजेस के अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर, फैमिली, लैंड कौन कौन कितने एक्वायर कर सकता है, वो सारे के सारे कॉमन लॉज होने चाहिए, है ना। क्योंकि सारे इंडियंस को सेम ट्रीट, मतलब एक्चुअली सबको हक है कि सबको बराबर समझा जाए, तो इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं। उसके हम कह रहे हैं इट प्रमोट्स रियल सेक्युलरिज्म, है ना। क्योंकि धर्म निरपेक्षता की बात यहाँ पे करेंगे तो ये सर्व धर्म संभव तो सही है, लेकिन बेसिक जो आपकी डेली रूटीन है उसके अंदर सेम लॉज होने बहुत ज़रूरी हैं, तो इट विल प्रमोट रियल सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट बात आती है चेंजेस हैज़ बीन लॉ ऑफ नेचर। तो ऐसा नहीं है कि पहले बदलाव नहीं हुए, अभी हमने देखा ऊपर भी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, हिंदू मैरिज एक्ट आया, इस तरह से अलग अलग इनहेरिटेंस एक्ट्स आए, तो इस तरह से चेंजेस तो आते ही रहे हैं, तो इसीलिए चेंजेस शुड बी अलाउड, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि मैनी प्रोविजंस ऑफ स्पेसिफिक पर्सनल लॉज आर इन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यही बात है कि जो पर्सनल लॉज है उनमें काफ़ी जगह इवन ऐसे लॉज हैं जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, तो कहीं ना कहीं दे आर टू बी डन विद, और उसके लिए बदलाव आना चाहिए। और कह रहे हैं कि ऐसा तो है नहीं कि आर्टिकल 25-26 खत्म हो जाएगा, सबको अपना धर्म चूज़ करने का रहेगा, उसको प्रोपेगेट करने का, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, वो सब चीज़ें रहेंगी। तो एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है कि हम धर्म के अगेंस्ट जा रहे हैं और सेकुलरिज्म के अगेंस्ट जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है इट विल प्रोड्यूस अ मोर कोहेरेंट लीगल सिस्टम, क्योंकि देखिए कानून में बहुत सारे जो लॉज हैं वो कानून में धर्म के हिसाब से डिपेंड कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। एक लीगल सिस्टम धर्म से कम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी शायद एक अच्छा लीगल सिस्टम माना जाएगा, तो यहाँ हम ये बात कर रहे हैं। अब देखिए बात ये है कि क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं अभी तक, क्या क्या दिक्कत है, और आज आगे भी मतलब अगर इसको आप करेंगे स्टार्ट तो क्या दिक्कतें रहेंगी। तो पहला सबसे बड़ा टास्क ये रहेगा कि आप ऐसा सेट ऑफ रूल्स बना पाएँ जो सारी कम्युनिटीज़ को गवर्न करे। ये ईजी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टीडियस टास्क होगा और बहुत फॉर्मिडेबल टास्क है ऐसा कोई कानून बनाना, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात यहाँ पे कर रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट यूसेज। लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि पता नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या ही हो जाएगा, पता नहीं शायद माइनॉरिटीज़ को कुछ हक ही नहीं मिलेंगे, शायद सिर्फ मेजोरिटी अपनी मनमर्जी उनके ऊपर थोप देगी। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशंस है इसको भी टैकल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए कोई भी अब कानून नहीं आता है तो ये सबसे मेजर फैक्टर रहता है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, क्योंकि उनको खुद सेंसिटाइज करना है इशू ये, और उसके हिसाब से वोट मांगनी है, तो पॉलिटिकल विल लैक रहती है, अभी नहीं करना है, मे भी सिर्फ वोट मांगनी है इसके नाम के ऊपर, एक्चुअल में काम नहीं करना चाह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात ये बोल रहा है
डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज हैव डिफरेंट पर्सनल लॉज। तो इसीलिए जब ये बात आती है तो अलग अलग धर्म जो है और अलग अलग धर्म वाले लोग हैं वो अलग अलग तरह से डिबेट करते हैं यूसीसी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर। उसके बाद देखिए अगर आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ग्रेजुअल होना चाहिए, पहली बात तो ये है ही। और इसके अंदर आप यही कर सकते हैं कि लोगों को समझाओ, आप ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करो और ये बोलें कि देखिए प्रोग्रेसिव और ब्रॉड माइंडेड आउटलुक है ये जो है नई और बेटर लाइफ की तरफ लेके जाएगा आपको। तो उसके लिए आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी, लोगों को अवेयरनेस करनी पड़ेगी, ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए जब ये हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएं तो इसमें ऐसा नहीं हो किसी स्पेशल धर्म के लिए ज़्यादा परेशानी हो, सबके बेस्ट इंटरेस्ट को दिमाग में रख के बनाना चाहिए, ऐसे फॉर्म होए कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स हो। उसके बाद कह रहा है कि एमिनेंट ज्यूरिस्ट जो है, बिल्कुल जो डेडिकेटेड ज्यूरिस्ट है वो इसके अंदर रोल प्ले करे, वही कमिटी इसके अंदर मेजर रहें और कमिटी के अंदर वही डिसाइड करें कि किस किस तरह से होना चाहिए, है ना। और ये ध्यान रखना है कि किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, राइट। उसके बाद बोल रहे थे मैटर बीइंग सेंसिटिव इन नेचर इट इज़ ऑलवेज बेटर टू इनिशिएट कम्स फ्रॉम रिलीजियस ग्रुप्स कंसर्न। तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए खुद रिलीजियस ग्रुप कंसर्न जो है अलग अलग वो खुद बोलते हैं कि यस यूसीसी इज़ गुड और सब जगह एक अवेयरनेस फैलाते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं इसके ऊपर पोलराइजेशन नहीं होगा और झगड़ा या फसाद होने के चांसेस कम ही है, ठीक है। अब कह रहा है वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड के अंदर यही बात मेन है कि देखिए ज़्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि यूसीसी ठीक ही होगा, बट मेन बात यह है कि क्या भी वो टाइम आ चुका है, क्या इससे स्ट्रेंथन होगा नेशन, ये सवाल है। और टाइम और मैनर के ऊपर ज़्यादा दिक्कतें हैं, एज सच यूसीसी के ऊपर दिक्कत नहीं है। तो अगर उन लोगों को हम जो है उनको अवेयर कर पाएंगे तो शायद हम इसको सही तरह से अप्रोच भी कर पाएँ। तो मैनर मतलब ये ग्रेजुअल अप्रोच होनी चाहिए, टाइमिंग मतलब कि क्या भी टाइम आ चुका है, क्या इंडिया इतना स्ट्रेंथन हो चुका है। तो यस वी फील के इंडिया भी इतना स्ट्रेंथन हो चुका है कि वी मस्ट गो फॉर यूसीसी, है ना। बट ये हमें बातें सबके पास पहुंचानी पड़ेंगी, हर एक जब सिटीजन अवेयर होगा तभी ये बात होगा। तो ये कह रहा है कि ट्राई टू इवॉल्व अ कंसेंसस, क्योंकि जब ये टॉपिक सबके बीच आएगा और सब लोग इसको यस करेंगे तब एक ज़्यादा बेहतर सिचुएशन होगी कि इसको अडॉप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज ऐसा है कि परेशानियाँ हो सकती हैं, है ना, परेशानियाँ होंगी, दिक्कतें होंगी, अलग अलग जाति धर्म के लोग अलग अलग बातें करेंगे और मे बी क्वारलसम हो सकता है, कैओस क्रिएट हो सकता है सोसाइटी में। तो इसीलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बोल रहा है देखिए ये जो क्वेश्चन है इट इज़ नॉट ऑफ माइनॉरिटी प्रोटेक्शन और इवन नेशनल यूनिटी। ये सिंपली हम जो बात कर रहे हैं कि यूसीसी आना चाहिए, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हर एक ह्यूमन पर्सन को डिग्निटी से जीने का अधिकार मिले, है ना। और ये हम देख रहे हैं कि पर्सनल लॉज हैव फेल टू डू सो, तो इसीलिए हम यूसीसी को चाह रहे हैं कि ये आए, है ना। चलिए गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक ही टॉपिक रहेगा आज। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से डिस्कस कर पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।